9th का फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो तुम लोग को न्यूटन के बारे में मालूम है ना, 1642 में जन्म हुआ और 1667 ईस्वी यानी 25 साल में वो देखो क्या क्या खोज कर लिया। गति का नियम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। इसके बाद आईएससी में पढ़ोगे एक मैथ का सब्जेक्ट, उसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस की नींव न्यूटन ने ही डाली। आगे चलकर और भी उसका विस्तार होता गया। इसके बाद आ जाओ ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर में भी, मतलब प्रकाश की दुनिया में जो पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स, उस क्षेत्र में भी उसका बहुत योगदान है। और ये सब काम मात्र 25 साल की उम्र तक ही कर लिया, 1667 ईस्वी तक। अब ऐसा ब्रेन अपने समय में जितना भी भौतिक शास्त्री हुआ और गणितज्ञ हुआ हमेशा के लिए, तो उसमें महान गणितज्ञों एवं भौतिक शास्त्रियों में उसकी गिनती की जाती है, अभी भी और की जाती रहेगी। जो हमेशा के लिए महान होता है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो लोग सीख लो, सर्वकालीन महान। सर्वकालीन महान का अर्थ क्या हुआ? महान को ये विशेषण हो गया। सर्व मतलब सभी, काल से बना है कालीन, काल मतलब समय, तो सभी समय में या समय का, सभी समय का, इसका अर्थ हुआ बीते हुए समय का, और वर्तमान में और भविष्य में सर्वकालीन महान, यानी हमेशा के लिए महान थे। न्यूटन है और रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स की दुनिया और गणित की दुनिया में उनके द्वारा किए गए कार्यों के बदौलत हम लोग बहुत सारी सुख सुविधाओं का अभी उपभोग कर रहे हैं, हम पृथ्वीवासी, और करते रहेंगे। तो ये तो न्यूटन के बारे में संक्षिप्त जीवनी हुई। इसकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, एक 1686 में, दूसरा 1704 में। इन्हीं बातों पर जो नियम ये सब दिया, कैलकुलस का नींव डाला, यही सब रिसर्च वर्क। तो तुम लोगों को पढ़ना है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल। ये हिंदी का शब्द जो है ना, यूनिवर्सल शब्द जान रहा है, जो पूरे यूनिवर्स में एक समान हो, उसको कहते हैं यूनिवर्सल। कोई कहे यह यूनिवर्सल सत्य है, यानी इस यूनिवर्स में कहीं भी असत्य नहीं साबित हो सकता है। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो, जस्ट कम से कम समय में एक बार रिवीजन। मान लो ये M1 पिंड है, M1 द्रव्यमान वाला, यह है M2 द्रव्यमान वाला। तो दोनों एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये जो है इसको आकर्षित कर रहा है, ये सीधा स्ट्रेट लंबवत बल, फोर्स का डायरेक्शन लंबवत होता है, ये सब पहले ही बतला दिए थे। तो ये M1 पिंड वाला M2 पर कितना बल लगाता है? तो अपनी ओर, तीर का निशान बतलाता है, इस ओर ये F1 बल लगा रहा है। M2 इस पर लगा रहा है अपनी ओर, ये F2 बल लगा रहा है। तो इसी दोनों बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। यानी M1 पिंड का द्रव्यमान वाला कोई पिंड M2 पर F1 बल लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। M2 पिंड वाला, ये पिंड M1 पिंड वाला को अपनी ओर खींच रहा है। तो फोर्स यहाँ सिंगल नहीं है, वैसे भी बतलाया है, फोर्स हमेशा युग्म में, कपुल में होता है। कोई भी फोर्स दिमाग में लाओ, अगर मान लो हम बोर्ड पर ऐसे टच किए, 2 न्यूटन का बल लगाए, जिस दिशा में, उस दिशा के विपरीत इस पर 2 ही न्यूटन का बल लगा,
तो फोर्स कहीं भी युग्म में पेयर में होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पेयर में है, जोड़ा में है ना। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन न्यूटन के गति के नियम के अनुसार अगर ये पृथ्वी है, ये सब बतला चुके हैं अर्थ, अब इसका द्रव्यमान m है, एक छोटा सा पिंड इसको अपने केंद्र की ओर खींच लेता है, इसका m है। तो पृथ्वी के तुलना में इसका कोई वैल्यू है नहीं के बराबर द्रव्यमान है, लेकिन पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर, यहाँ केंद्र है, अपने केंद्र की ओर खींचेगी जिस बल से, तो उस बल का स्पेशल नाम दिया गया है। पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन उसका स्पेशल नाम दे दिया गया है गुरुत्व बल। ये सब बतलाए हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये जो इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये F1 बल से खींच रहा है अपनी ओर, तो ये पिंड F2 बल से खींच रहा है। अंततः यही पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी इसके ओर आकर्षित नहीं होती है। ये सब भी कारण बतला दिए हैं, क्योंकि दोनों बल एक समान है, F1 बराबर F2, दोनों का वैल्यू निकाल करके इसमें पैदा होने वाला त्वरण नगण्य होता है, ये भी पढ़ चुके हो। और इसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है। तो ये सब बात दिमाग में आ रही है। इससे आगे की एक महत्वपूर्ण बात को और समझो, जैसे इसको लिखते हैं A समानुपाती B, इसका वास्तव में क्या अर्थ हुआ? अगर B का मान बढ़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, कंसेप्ट आना जरूरी है। अगर B का मान बढ़ेगा तब A का मान बढ़ेगा। हम लोग ये नहीं कहेंगे अगर A का मान बढ़ेगा तो B का भी मान बढ़ेगा, ये नहीं कहेंगे, समझा? आगे वाला दो ठो ये जो रहेगा उसका मान बढ़ने पर पीछे वाला का मान बढ़ेगा, समझा? अब देखो, जैसे F न्यूटन के गति के दूसरा नियम में पढ़े हो, समानुपाती m, तो ये m जो है, चलो इसका द्रव्यमान है 100 ग्राम, या चलो 1 किलो 5 किलोग्राम मानते हैं, 5 kg। तो ये पिंड है इतना बड़ा 5 kg का, इससे बड़ा एक ठो पिंड लो, ये है तुमको 10 किलोग्राम। तो मात्रा अगर बढ़ेगा, m का मान बढ़ेगा तो स्वतः बल बढ़ जाएगा। ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई पिंड के लिए, जैसे तुम लोग को बतला है ना, देखो F बराबर ma, तो यहाँ कोई पिंड नीचे की ओर अगर गिर रही होती है पृथ्वी की ओर, तो इस स्थिति में जो उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, इसको हम लोग G बोलते हैं, है ना, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ हो गया F बराबर A के बदला G का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं mg बराबर F, इसीलिए G बराबर F बाय m, ये लिख सकते हैं, यानी G बराबर F बाय m हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ G बराबर, यानी F का ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना G का मान, तो ये क्यों नहीं बदलता है? यहाँ मान लो इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, एक बड़ा पिंड ले लिए 10 किलोग्राम, तो G का मान तो नहीं बदलता है, ये फिक्स रहता है। तो इसलिए फिक्स रहता है, जो छोटी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से खींचेगी 5 किलोग्राम वाला, अगर 10 किलोग्राम का पिंड आ गया तो जितना बल 5 किलोग्राम पर लगाई है पृथ्वी, उसका 2 गुना बल लगाना होगा, समझा? 5 से 15 किलोग्राम करेंगे तो 15 किलोग्राम पर कितना बल पृथ्वी लगाएगी? तो 5 किलोग्राम का 3 गुना,
यानी अगर हम लोग m का मान बढ़ाते हैं तो f का मान स्वतः बढ़ जाएगा अपने आप। समझा? m का मान 5 से 10 करे, f मान लो 2 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 किलोग्राम पिंड पर ये m हो गया। इस पर बल लग रहा है तुमको फोर्स 2 न्यूटन का 2n। समझा? तो g बराबर कितना हो गया? F बाय ए जी, सॉरी F बाई एम हुआ ना, F बाई एम। तो F का मान हुआ 2 न्यूटन, m का मान हुआ 5 kg। ये हो गया मतलब 2/5 0.4 हुआ, इतना न्यूटन प्रति किलोग्राम। मीटर सेकंड में बदलेंगे ना तो आ जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर पर सीधे आओ ना, किलोग्राम को सब कुछ बदलने पर न्यूटन, जैसे F और m ये 5 n/kg आया ना, तो चलो n/kg किलोग्राम। अब इसको 5 दूनी 10 किलोग्राम का अगर हम कर देते हैं बड़ा पिंड, इसको पृथ्वी किस बल से खींचेगी? तो 5 दूनी 10, 2 गुना किए तो बल अपने आप हो जाएगा 4 न्यूटन। तो 10 किलोग्राम और 4 न्यूटन का फिर अनुपात निकालोगे तो ऊपर में है तुमको क्या, मतलब g बराबर F बाई एम। तो यहाँ हो गया F का मान कितना? 4 न्यूटन, और g का मान हो गया ये 4 न्यूटन 10 किलोग्राम हो गया मात्रा, तो 10 किलोग्राम। काट करके देखो, 2 दूनी 4, 5 यानी 2/5 आया न्यूटन प्रति किलोग्राम। 2 में 5 से भाग दो, फिर 0.4 न्यूटन आ गया प्रति किलोग्राम। इतना ही। इसीलिए जी का मान नहीं बदलता है, क्योंकि मात्रा जब बढ़ाएंगे तो बल, लगने वाला बल, पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्व बल लगता है स्वतः बढ़ जाएगा। तो यही है तुमको गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है? तो इसमें हम लोग लिखते हैं ये F समानुपाती m, यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान बढ़ाओगे तो उसमें त्वरण पैदा करने के लिए बल स्वतः बढ़ जाएगा या बढ़ाना होगा। समझ रहा है बात को? तो आगे वाला बढ़ेगा तो पीछे वाला स्वतः बढ़ेगा, इसमें ये याद रखना है। अब कहोगे पीछे वाला बढ़ेगा तो आगे वाला बढ़ेगा। अब तुमको m का मान फिक्स है, m 5 किलोग्राम का लेते हैं, और f का मान जो है तुमको मान करके चलो f बराबर है 3 न्यूटन। 3 न्यूटन का बल लगने पर 5 किलोग्राम का पिंड जो है, इसमें जो गति पैदा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, तो बल को दोगुना करेंगे 6 न्यूटन, तो m तो फिक्स रह गया ना, त्वरण अधिक पैदा होगा। लेकिन किसी गिरते हुए पिंड के संदर्भ में अगर मास को बढ़ाते जाएंगे तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल स्वतः बढ़ता जाएगा। समझा? तो ये तो पृथ्वी और एक पिंड का उदाहरण लिया। ऐसा भी तो होता है, पृथ्वी के बदला हम लोग ये पिंड के बदला फिर चंद्रमा तो ले सकते हैं, पृथ्वी और सूर्य का उदाहरण ले सकते हैं। तो सूर्य का पिंड बहुत ज़्यादा है पृथ्वी की तुलना में, बहुत ज़्यादा, तो सूर्य के द्वारा और ज़्यादा बल लगाया जाता होगा, क्योंकि द्रव्यमान जिसका जितना अधिक होगा वो उतना फोर्स लगाएगा। इसको मुख्य रूप से याद रखना है, ए समानुपाती बी, तो बी का मान बढ़ेगा तो ए का भी बढ़ेगा। तो जैसे एक पिंड ये लो, एक पिंड ये लिए, इसका है 2 किलोग्राम, इस पिंड का है 5 किलोग्राम। समझा? फिर एक ठो अलग से लिए, इसका है 4 किलोग्राम, इसका है 5 दूनी 10 किलोग्राम। ये दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा? पिंड के छोटा बड़ा होने से भी बल अधिक लगता है,
5 किलोग्राम का ईंट ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसको पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचेगी तो उसको 5 दूनी 10 किलोग्राम कर देंगे तो पृथ्वी को दोगुना बल लगाना होगा। 3 गुना करेंगे तो पृथ्वी को 3 गुना बल लगाना होगा। यानी ये निर्भर करता है जो दोनों का द्रव्यमान कितना है, समझा। पृथ्वी के बदला मान लो यहाँ चंद्रमा की बात करोगे, ये 5 किलोग्राम का है और ये 2 किलोग्राम का है। तो मान लो मून चंद्रमा की बात करोगे, चंद्रमा पर किसी वस्तु को फेंकोगे तो चंद्रमा की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हर एक ग्रह की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। एक हम लोग चंद्रमा का उदाहरण ले, पृथ्वी का उदाहरण ले तो देखो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, तो पृथ्वी के बदला सीधे सन का उदाहरण ले लो तो सन, सूरज चंद्रमा के तुलना में जब पृथ्वी चंद्रमा से बहुत बड़ी है तब तो सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ी है। तो ये बहुत बड़ा है तो इसका भी द्रव्यमान कुछ न कुछ होगा। इसका m1 है तो इसका m2 है, समझा। तो अधिक द्रव्यमान बढ़ा तो इस पर ये यहाँ पर मान लो पृथ्वी है अर्थ, तो चंद्रमा इसको मान लो 10 न्यूटन के बल से खींच रही है। आइए इसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर दिए, जैसे मान लो ये 10 मतलब ये तुमको 50 किलो अनाज है, ठीक है, ये तुमको 100 किलो अनाज है किलोग्राम। तो दोनों में गति पैदा करने के लिए या दोनों में से किसको उठाना आसान होगा? जिसका द्रव्यमान कम है। तो द्रव्यमान बढ़ने से हमें बल अधिक बढ़ाना पड़ता है। ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य के तुलना में बहुत कम द्रव्यमान है, तो इसीलिए चंद्रमा को इस पर कम बल लगाना होगा और पृथ्वी भी इस पर उतना ही बल लगाएगी। और चंद्रमा सूरज की बात करोगे तो चंद्रमा का पृथ्वी के तुलना में बहुत कम है और सूरज का पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बढ़ता है तो लगने वाला बल भी बढ़ता है। यहाँ दो के बीच आकर्षण शक्ति की बात है। अब दो छोटा छोटा पिंड लोगे, एक ठो ये एक ठो ये, तो दोनों का द्रव्यमान देखो कम बेसी है। तो इस पर जो ये बल लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाएगा, लेकिन इसी का द्रव्यमान जब हम बढ़ाएंगे इसका भी थोड़ा बढ़ा देंगे तो दोनों का द्रव्यमान बढ़ गया। इसका जो बढ़ा इसको अगर ये आकर्षित करेगा तो जिस बल से उसी बल से इसको भी ये आकर्षित करेगा, है ना ऐसी बात। ये इससे डबल है तो ये डबल है तो इस पर इसको अधिक बल लगाना होगा अपनी ओर खींचने के लिए। ये जो है मान लो एक इसी पिंड को अपनी ओर खींचे, कोई दूसरा पिंड है तो पिंड का द्रव्यमान कम है तो अपनी ओर खींचने के लिए कम बल लगाना होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंड की मात्रा पर निर्भर करता है, मास पर निर्भर करता है। एक सामान्य लाइफ में भी बात सोचो तो, है ना ऐसी बात। तो न्यूटन का कहना था दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंड के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दोनों का द्रव्यमान का गुना कर दो, ये अगर बढ़ेगा तब लगने वाला बल भी, एक दूसरे पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। जैसे मतलब उदाहरण के द्वारा समझते जाओ तब ये नियम लिखेंगे, इजी हो जाएगा। इसका है m1, इसका है m2, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होगा। पहले इस पर आओ तो, अरे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार इस पिंड को, ये पिंड इस पिंड को अगर F1 बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है F1 बल के द्वारा, ये पिंड बड़ा है इसको F2 बल के द्वारा आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार
दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। जितना बल ये छोटा पिंड बड़ा पिंड पर लगेगा उतना ही बल बड़ा पिंड छोटा पिंड पर निकलेगा और इसीलिए F1 बराबर F2 होगा, है ना। तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करने का अर्थ है दोनों का द्रव्यमान फिर बढ़ा दोगे तो F1 का जो वैल्यू है ये भी बढ़ जाएगा। F1 का बढ़ेगा, दोनों तो बराबर होता है। F1 के बदला यहाँ F2 लगे तो F2 ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। ये भी F2 बल लगाता है एक दूसरे पर, तो ये F2 बल ये दोनों बल से बड़ा होगा। यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोनों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों का द्रव्यमान अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो दोनों पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। और कितना बढ़ेगा तो दोनों के मास को गुणा कर दो, इसका समानुपाती होगा। यानी दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो दोनों का मान बढ़ेगा, तो दोनों का गुणनफल जितना बढ़ेगा तो उसी के अनुसार लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। यानी होता है आकर्षण दोनों के दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी F तो दोनों बराबर हो जाता है, F समानुपाती होता है M1 M2। M1 हो गया पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 हो गया दूसरे पिंड का द्रव्यमान। चाहे एक चंद्रमा हो एक पृथ्वी हो या दोनों दो तरह का उपग्रह हो या ग्रह हो, दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। ये मान बढ़ेगा तो ये बल का मान स्वतः बढ़ जाएगा। यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोनों के द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये पहला नियम है, इसको हम लिखते हैं तब इससे आगे वाली बात। न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये नियम दिया है। तो नियम क्या है? ब्रह्मांड में एक कण कहो या पिंड कहो, ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो पढ़ाए थे। तो ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड, उस बल का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये निर्भर करता है पहली बात कणों या पिंडों के द्रव्यमानों, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर हम पहला और दूसरा पिंड का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो पर भी F का मान बढ़ेगा। अगर M1 इसका मान नहीं बढ़ाएंगे, M2 का बढ़ाएंगे तो पर भी दोनों का गुणनफल जो होगा बढ़वे करेगा। तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा ऐसे भी सोचो तो दो पिंडों के बीच में हम लोग दूरी को बढ़ाते जाएंगे। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, M से मून E से अर्थ। अभी पृथ्वी इस पर जितना बल लगा रहा है ये इतना ही बल इस पर लगा रहा है। ये है मान लो 10 मीटर, अगर ये दूरी कर दे 100 मीटर तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी ये बहुत बढ़ गई। तो इसका मतलब ये इस पर और ये इस पर जो बल लगाएगा वह घटता जाएगा। एक समय आएगा जो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएगी, तब लगने वाला बल और कम हो जाएगा। इसको तुम लोग ऐसे समझो, एक रस्सा ले लो 5 मीटर का, इसमें एक बैल को बांध दो। बैल अपने ओर बल लगा रहा है, तू अपने ओर बल लगा रहे हो, तो तुमको नज़दीक में हो, दोनों के बीच में दूरी कम होने के चलते एक दूसरे पर बहुते बल लगाना होगा। अब 5 मीटर के बदला 25 मीटर तू कर दो, तब जो तू बैल पर बल लगाओगे, अब बैल जो तुम पर बल लगाएगा वह बल घट जाएगा। ऐसा तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो।
क्योंकि बल जो लगा रहे हो दोनों के बीच में डोरी की लंबाई बढ़ती है तो इस पर भी बल का कुछ ये कार्य होता है। तो दूरी बढ़ने पर दोनों दो पिंडों के बीच दूरी जितनी ही बढ़ेगी तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उतना ही घटेगा। किस अनुपात में किस ढंग से घटेगा? तो दूरी बढ़ाएंगे तो स्क्वायर है, यानी अगर ये 4 है, मान लो r का मान 4, तो 1 में 4 चौका 16 हुआ। जैसे f वेरिएजेज 1/r है, दोनों पिंड देखो यहाँ देख लो, m1 m2 दो पिंड है। ये m1 पर जितना बल लग रहा है m2 पर भी समान बल लगेगा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। तो दोनों बल एक दूसरे पर समान बल लगा रहा है। ये इसको खींच रहा है m1। हाँ, दोनों के पिंड के बीच की दूरी r, दोनों के बीच की लंबवत दूरी सीधा दूरी r है। तो r का मान लो 4 मीटर है, तो 4 मीटर का स्क्वायर होगा ना। ये हो गया f वेरिएजेज 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर। तो 1 का 16वां भाग, अब 4 के बदला तो 5 कर दो। f वेरिएजेज 1/4 मीटर को 5 मीटर कर दो, 5 मीटर का होल स्क्वायर। तो f वेरिएजेज 1/5 25 मीटर स्क्वायर। 1 का 25वां भाग कम हुआ तो f समानुपाती r स्क्वायर भी हो सकता था, 1/r नहीं, सीधे r स्क्वायर करोगे तो r का मान बढ़ेगा तब f का भी मान बढ़ेगा। उल्टा इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसका मतलब है r का मान बढ़ेगा तो f का घटेगा। ये भी बतलाए थे, इसको फिर एक बार हल्का रिवीजन कर लो। अगर कहीं दिया हुआ है मान लो a समानुपाती b, तो इसका अर्थ है b का मान बढ़ेगा तो a का बढ़वे करेगा, समझ गया। और उल्टा दिया रहे a समानुपाती 1/b, तो अब 1/b का अर्थ हुआ b का मान बढ़ेगा तो 1 रुपया को ये आदमी समझ लो, ज़्यादा आदमी बढ़ेगा तो 1 रुपया ज़्यादा आदमी में बंटवारा होगा। तो इसको उल्टा समानुपाती कहते हैं। b का मान बढ़ेगा तो a का मान घटेगा, समझ रहे बात को। तो इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती b। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/5 का व्युत्क्रम 1/5, 6 का 1/6। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है a b का अनुक्रमानुपाती है, यानी b का मान बढ़ेगा तो a का मान घटेगा। b का मान घटाएंगे तो 1 रुपया का बंटवारा में अधिक हिस्सा मिलेगा। आदमी घटने से नीचे वाला को आदमी, ऊपर वाला को रुपया मानो। इसका मतलब b का मान घटेगा तो a का मान बढ़ेगा, b का मान बढ़ाएंगे तो a का मान घटेगा। यानी उल्टी बात हो जाती है। समानुपाती में क्या होता है, b बढ़ेगा तो a बढ़ेगा, b घटेगा तो a घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, आगे वाला का मान घटेगा तो पीछे वाला बढ़ेगा, पीछे वाला को बढ़ेगा, आगे वाला बढ़ेगा तो पीछे वाला घटेगा। तो समझ गया। तो ये बात है। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंड के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कैसे पढ़ोगे, थोड़ा ठीक से समझो। इसको तो सीधा पढ़ लोगे, f समानुपाती m1 m2, यानी दोनों के गुणनफल का मान बढ़ेगा तो f का मान बढ़ेगा। इसको f जब ये बटम है तो कहेंगे f समानुपाती 1/r स्क्वायर, या दूसरे ढंग से f व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r स्क्वायर हो गया। तो दोनों का अर्थ समझ गया। और दोनों दो पिंड के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, तो इसका मतलब दोनों के मात्रा के गुणनफल पर भी निर्भर करता है और दूरी पर भी निर्भर करता है। गुणनफल दोनों का बढ़ेगा तो दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, और दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। तो समीकरण 1 और 2 से बाएं साइड में एक ही फैक्टर है, आगे में 2 फैक्टर है। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से f समानुपाती m1 m2 यह है बटा में r स्क्वायर, ये लिखेंगे।
यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल दोनों पिंड के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसको जो पढ़ेंगे, एवं दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ही लाइन में कैसे पढ़ेंगे समझा? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंड के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे समझा? तो यहाँ तक लिखो, इस बात को अर्थात करके हम लिख देते हैं। तो इतना तक बतला दिए। अब इससे पहले भी बतलाए थे कैसे तोड़ा जाता है अनुपात को, ए अनुपात बी समानुपात को। जैसे F समानुपाती ये है तो इसको कांस्टेंट में तोड़ा जाता है, पहले बतलाए हैं। तो इसके अनुसार ये G, तो ये G क्या है? G को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है, जो तुम लोगों को इस क्वेश्चन में बतलाएंगे। G का मान कितना होता है, समझ गया? फिलहाल इसको वेरिएजेज को तोड़े हैं तो कांस्टेंट के रूप में G आया। तो इस G के बारे में याद रखना, इसका हिसाब बनाने में प्रयोग होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। समझा? यहाँ पर यूनिवर्सल शब्द जोड़ देना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है अगले पार्ट में बतलाएंगे।